हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का ये आप लोगों का सब्जेक्ट है, यानी कि बायोलॉजी है, यानी कि विषय आप लोगों का जीव विज्ञान है। प्री बोर्ड परीक्षा का ये आप लोगों का 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर है। आप लोगों का ये जो पूर्णांक है 70 में 70 नंबर इसी वीडियो में कंप्लीट तरीके से बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूँ, सभी जगह यहीं से प्री बोर्ड के एग्जाम में पेपर में यहीं से पूछे जाएंगे और ये बोर्ड एग्जाम में भी यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन पेपर है ये। आप लोग को संपूर्ण हल के साथ यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा डर बना करके। आप लोगों की डिमांड पर ये पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है। पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न है आप लोग कह सकते हैं NM01 भी है। आप लोग RT की जगह भी यही आप क्वेश्चन पेपर मतलब आएगा आप लोग का, और जो आप लोग का एक कोड रहेगा उसमें भी यहीं से आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, यानी कि जो आनुवांशिक अभियांत्रिक होता है इसका यूज कहाँ पर होता है हमें ये बताना है। देखो, इसका कृषि के क्षेत्र में भी उपयोग किया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्रयोग किया जाता है, और जो वैक्सीन निर्माण में यानी कि जो आप लोगों का टीका का निर्माण किया जाता है उसमें भी किया जाता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, घ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इन सभी में इसका उपयोग होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, यानी कि आनुवांशिक अभियांत्रिक का उपयोग इन सभी जगह किया जाता है। एक नंबर आप लोग का MCQ वाला कंप्लीट होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, बा वाला क्वेश्चन दिया गया, संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, खा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 50% जीन्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, खा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा नहीं होता, यानी कि विषाणुओं द्वारा कौन सा रोग नहीं होता हमें यह बताना है। यानी कि विषाणुओं द्वारा जो होता है वो कौन सा रोग नहीं होता उसको बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चेचक हो जाएगा, कि चेचक हो जाएगा, यानी कि गा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन डी वाला, यानी कि आप लोग का पांचवा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, सॉरी चौथा क्वेश्चन MCQ जो दिया गया है दा वाला दिया गया है कि निम्न में से कौन सा नर सहायक ग्रंथि नहीं है, यानी कि नर सहायक ग्रंथि कौन सा नहीं होता। प्रोस्टेट जो होता है वो नर का नहीं होता है, यानी कि हमारा कौन सा हो जाएगा, गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये मादा का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग का 4 MCQ एग्जाम में पूछे जाएंगे जो कि 4 नंबर कंप्लीट तरीके से बता दिए। ठीक है, और आप लोग के देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया इसको भी समझिएगा। दूसरा का आप लोग का अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए, इसको भी आप लोग को संपूर्ण तरीके से आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताएंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से समझाएंगे, आसान भाषाओं में, आसान शब्दों में। बस आप लोग वीडियो के अंत बने रहिएगा और कॉपी पेन इसको साथ में नोट करते जरूर जरूर चलिएगा। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा आप लोगों को इसको रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए करना क्या है यहाँ पर, सबसे पहले आप लोग समझिएगा कि आप लोग का जो ये क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया दूसरा का वाला कि टर्नर सिंड्रोम क्या है, यानी कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो क्या होता है हमें ये बताना। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, यह एक अनुवांशिक विकार है जिसमें महिला के 23वें क्रोमोसोम्स जोड़ यानी कि 23वें गुणसूत्र जोड़े में एक X क्रोमोसोम्स की अनुपस्थिति होती है, जिसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। एक नंबर आप लोग का इतना लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि इन्हीं दो आभासी फलों का नाम लिखिए। तो आभासी फल के जो पहला जो की जाएगा आम है, क्या है, आम है, और जो दूसरा है जामुन है, क्या है, जामुन है। ठीक है, ये वाला भी हमारा आंसर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आम और जामुन आभासी फल के अंतर्गत आते हैं। और फिर गा वाला क्वेश्चन दिया गया, युक्त कोशी दशा क्या है, यानी कि युक्त कोशी दशा क्या हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा कि जब 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 नर या मादा युग्मक मिलकर एक नया जीव बनाते हैं तो इसे युक्त कोशी दशा कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग का एक नंबर ये वाला भी लिख करके बल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, निकोटीन क्या है और यह किस पौधे में पाया जाता है। निकोटीन एक क्षार है जो कि तंबाकू के पौधों में पाया जाता है। बस आप लोग को इतना लिख दीजिएगा, एक नंबर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आड़ा वाला दिया गया है, अमीबा रोग का संचरण कैसे होता है। तो इस रोग का जो संचरण होता है इसका आंसर लिखिएगा, यह रोग आनुवांशिक या वंशानुगत कारणों से पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होता है। ये वाला भी एक नंबर आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा दिया गया है कि जीन क्लोनिंग से क्या तात्पर्य, यानी कि जो जीन क्लोनिंग होता है उससे क्या तात्पर्य हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, जीन क्लोनिंग। आप लोग इसके लिखने, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीन को पहचान कर उसकी प्रतियां बनाई जाती हैं, जिसे जीन क्लोनिंग कहते हैं। आप लोग का 2 नंबर इतना लिख दीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंड्रोम क्या है, यानी कि व्हाट इज सिंड्रोम, यानी कि सिंड्रोम क्या हमें ये बताना। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, यह लक्षणों का एक ऐसा समूह होता है जो विशेष रोगों का विकार को सूचित करता है या सूचना पहुंचाने का कार्य करता है, जिसे सिंड्रोम कहते हैं। आप लोग का 2 नंबर इतना लिख देंगे, कंप्लीट हो जाएगा बाबू। ये आप लोग का शॉर्ट आंसर भी कह सकते हैं ये सब। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिएगा, क्रॉसिंग ओवर क्या है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। तो इसका आंसर लिखिएगा, यह प्रक्रिया कोश का विभाजन के दौरान होती है जिसमें क्रोमोसोम्स के हिस्से अदल बदल या परिवर्तन किए जाते हैं, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। आप लोगों को क्या ये 2 नंबर लिख करके इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन घा वाला दिया गया है, DNA और RNA पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि आप लोग को टिप्पणी लिख करके बताना है। तो इसका आंसर लिखिएगा क्या, DNA एक अनुवांशिक पदार्थ होता है जो सभी गुणसूत्रों के रूप में पाया जाता है, सभी गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है। जबकि RNA पे टिप्पणी क्या हेडिंग बना लीजिए, RNA में क्या लिखेगा, RNA
या डीएनए से संदेशवाहक अणु होता है, यानी कि मैसेंजर होता है, ठीक है, जो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है या हेल्प करता है, ठीक है। ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बाबू। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को नोट करते चलिएगा। और फिर अड़ा वाला क्वेश्चन दिया गया, यानी कि 5 वाला क्वेश्चन दिया गया, आसंग जनन पर टिप्पणी लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि आसंग जनन पर टिप्पणी हमें लिखना है। तो इसका आंसर आप लोग को आसंग जनन हेडिंग बनाना है ब्लैक पेन से। इसमें क्या लिखना है कि यह वह अवस्था है जब गुणसूत्रों का सही रूप में विभाजन नहीं होता है, जिससे आनुवांशिक असमानताएं उत्पन्न होती हैं, जिसे आसंग जनन कहते हैं। आप लोगों का इसका 2 नंबर लिख करके इतना कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चौथा का दिया गया कि भ्रूणपोष पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि भ्रूणपोष पर टिप्पणी लिखिए, इसके बारे में बताना है। तो इसको हेडिंग बना लीजिएगा। इसमें क्या लिखिएगा, भ्रूणपोष द्विनिषेचन के एक पद त्रिसंलयन, जिसमें से एक नर युग्मक का संलयन द्वितीय केंद्रक से होता है और इसके फलस्वरूप भ्रूणपोष में बने हुए त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से एक पोषक संरचना का प्रतिवर्धन कर होता है और इसे ही भ्रूणपोष कहते हैं, यानी कि एंडियोस्पर्म कहते हैं। आप लोग का ये 3 नंबर का क्वेश्चन था ना, तो 3 नंबर लिख करके आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, खा वाला क्या दिया गया है, आसंग जनन क्या है, इसका महत्व क्या है, इसको बताइए। 3 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, देखिए आसंग जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान नए जीवों को बिना युग्मकों के निर्माण के उत्पन्न करते हैं, जिसे आसंग जनन कहते हैं। आप लोग का ये एक क्वेश्चन तो आंसर लिखकर कंप्लीट हो गया। इसका महत्व निम्नलिखित है। इसका महत्व पहला पॉइंट लिखेगा, या तेजी से जनसंख्या बढ़ाने में सहायता करता है। जो दूसरा पॉइंट लिखेगा, इसका महत्व क्या लिखेगा, या प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता को समाप्त करता है। और तीसरा पॉइंट में लिखेगा, पौधों और सूक्ष्म जीवों में इसका व्यापक उपयोग होता है। ये आप लोग का 3 नंबर टोटल बेल कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन घा वाला दिया गया, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर लिखिए। शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर बताना है। देखिए तो इसका भी आंसर क्या लिखेगा, शुक्राणु जनन में लिखिएगा, यह प्रक्रिया पुरुषों में होती है और जबकि अंडाणु जनन या महिलाओं में होती है, ठीक है। और फिर दूसरा लिखिएगा, इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जबकि इसमें क्या होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। और फिर क्या लिखे, शुक्राणु जनन में अनेक शुक्राणु बनते हैं, जबकि अंडाणु जनन में केवल एक कार्यशील अंडाणु बनता है। इस प्रकार से 3 पॉइंट आप लोग लिख देंगे, 3 नंबर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, घा वाला क्वेश्चन दिया गया, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखे, यानी कि सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखना है। 3 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन है। तो इसको भी आप लोग को सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या लिखना है, देखिए यह तब विकसित होता है जब शरीर खुद एंटीबॉडी बनाता है। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या लिखिएगा, इसमें तैयार एंटीबॉडी शरीर में प्रविष्ट की जाती है। और इसका उदाहरण लिख दीजिएगा, सक्रिय जो होता है प्रतिरक्षा, इसका उदाहरण टीकाकरण होता है, जबकि ये निष्क्रिय जो होता है क्या होता है, एंटीवेनम इंजेक्शन होता है। ये आप लोग का 3 नंबर। और भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अपने अनुसार। तो इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लेना है, ठीक है। 5वां का वाला क्वेश्चन दिएगा, पृथक्करण का नियम पर टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो पृथक्करण का नियम क्या होता है, इसका हेडिंग बना लीजिएगा, पृथक्करण का नियम। इसमें लिखिएगा, पृथक्करण का नियम के मेंडल के अनुसार कहता है कि मेंडल कहते हैं कि युग्मकों के निर्माण के समय हर जीन, यानी कि इसका क्या लिखना है कि मेंडल का पृथक्करण के नियम में क्या लिखना है, कहता है कि जीन जोड़ी अलग हो जाती है और इसमें संतानों के लक्षणों का मिश्रण हो जाता है, जिसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। और भी लिखना चाहे तो इसके बारे में और आप लोग संरचना बना करके भी इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण बताइए। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण हाप्लो डिप्लो विधि पर आधारित है, जो कि पहला पॉइंट में लिखिएगा, निषेचित अंडों से मादा उत्पन्न होती है, जबकि अनिषेचित अंडों से नर उत्पन्न होता है। इस प्रकार से आप लोग का 2 पॉइंट लिख दीजिएगा, 3 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, मंगोली जड़त्ता क्या है, यानी कि मंगोली जड़त्ता क्या है। तो इसमें लिखिएगा, इसका देखिए बहुत ही परिभाषा होता है, आप लोग को मंगोली जड़ता इसमें लिख सकते हैं, जिसमें 47 गुणसूत्र पाई जाती है, उसे मंगोली जड़ता कहते हैं। और दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहे आप लोग की, मंगोली जड़ता डाउन सिंड्रोम से संबंधित एक स्थिति है, जिसमें से 21वें गुणसूत्र के अतिरिक्त उत्पत्ति होती है और यह मानसिक और शारीरिक विकार का कारण बनता है। इस प्रकार से आप लोग का मंगोली जड़ता कहलाता है। ये आप लोग का ये वाला आंसर भी लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, अंडाणु जनन से आप क्या समझते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अंडाणु जनन वाला भी देखिए, अंडाणु जनन वाला जो दिया गया है इसको आप लोग को स्वयं से तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव स्वास्थ्य तथा रोग पर टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग को बता दे रहे हैं। देखिए, मानव स्वास्थ्य और पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, रोग पर स्वास्थ्य शारीरिक इसका आंसर लिखिए, स्वास्थ्य शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है और रोग इन स्थितियों में असंतुलन लाता है। रोग 2 प्रकार के होते हैं, संक्रमक रोग होता है, असंक्रमक रोग होता है। जो एक दूसरे के द्वारा फैलता है उसे संक्रमक रोग कहते हैं, और जो एक दूसरे के द्वारा नहीं फैलता है उसे असंक्रमक कहते हैं। संक्रमक
संक्रमण रोग का उदाहरण क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, असंक्रमण का क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा इत्यादि हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 3 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है डीएनए फिंगरप्रिंट पर टिप्पणी लिखी, यानी कि जो डीएनए फिंगरप्रिंट होता है उस पर टिप्पणी लिखें। तो हेडिंग बना लेना है डीएनए फिंगरप्रिंट। इसमें क्या लिखना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक तकनीक है जो व्यक्ति के डीएनए संरचना के आधार पर उसकी पहचान करती है और यह अपराधियों मामलों और माता पिता की पहचान और आनुवंशिक विकारों की जांच के लिए उपयोगी होता है। इस प्रकार से इतना लिख दीजिएगा, आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है सहजीवी पौधों में टिप्पणी लिखी, यानी कि सहजीवी पौधों पर टिप्पणी लिखना है। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखना है, सहजीवी पौधे। इसका आंसर लिखेगा सहजीवी पौधे। सहजीवी पौधे वह होते हैं जो दूसरे जीवों के साथ सहजीवन में रहते हैं, जिसे सहजीवी पौधे कहते हैं। उदाहरण के तौर पर राइजोबियम जीवाणु और फलियों के पौधे होते हैं। और जो दूसरा उदाहरण हो जाएगा लाइकेन में शैवाल और कवक हो जाएगा। इस प्रकार से और भी लिखना चाहें तो अपने अनुसार इसको तैयार जरूर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन दिया गया बीटी कपास को उदाहरण देकर समझाइए, यानी कि बीटी कपास, यानी कि आप लोगों को बीटी कपास के बारे में बताना है। क्या होता है, बेसिलस, बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिलस थुरिंजेसिस होता है। इसके में क्या लिखना है, बीटी कपास में बेसिलस थुरिंजेसिस नामक जीवाणु को जीन जोड़ा जाता है और यह जीन कीटों के लिए विषैला प्रोटीन बनाता है और जिससे कपास के फसल को नुकसान नहीं होता। इस प्रकार से आप लोग का ये लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, स्तन ग्रंथि पर एक लेख लिखिए, यानी कि स्तन ग्रंथ पर आप लोगों को लेख लिखना है। तो ये वाला आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर अथवा करके दिया गया, 2 संकर और 1 संकर टेस्ट, यानी कि क्रॉस पर आप लोग को संकरण पर समझाइए। ये वाला भी आप लोग आसान क्वेश्चन है, इसको जरूर स्वयं से तैयार कर लेना है। बताना हमारा काम है बाबू, तैयार करना आप लोग का है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर जरूर तक कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। फिर अगला क्वेश्चन 8वां दिया गया, ये सब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया टिप्पणी लिखिए शुक्राणु जनन पर। शुक्राणु जनन पर क्या होता है, यह प्रक्रिया पुरुष जननतंत्र में होती है जहां अंडकोश में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया यौन अवस्था में शुरू होती है और जीवन भर चलती रहती है। इस प्रकार से शुक्राणु जनन का आप लोग का छोटा मोटा बता दिया, इसके बारे में और भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके दिया गया कि प्रदाह पर टिप्पणी लिखिए। इस पर क्या लिखना है, प्रदाह वह स्थिति है जब शरीर के किसी चोट या संक्रमण के प्रति प्रतिक्रिया करता है तो यह क्षेत्र में सूजन हो जाता है और लालिमा का कारण बनता है। इस प्रकार से आप लोग का प्रदाह का छोटा मोटा जानकारी बता दिए। ये आप लोग और भी बड़ा लिखना होगा, इसको आप लोग को और भी लॉन्ग मतलब और ज़्यादा लिखना होगा, ठीक है। तो ये अपने खुद से तैयार करना है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन दिया गया आरएनए, क्या दिया गया, आरडीएनए तकनीक पर निबंध लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया स्टेम कोशिकाओं पर टिप्पणी लिखिए। स्टेम कोशिकाओं पर वो लिखना है। तो आरडीएनए पर आप लोग को थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं। देखो आरडीएनए क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, ठीक है। अनुवांशिक में प्रयोग की जाने वाली विधि है जिसमें से डीएनए के 2 भिन्न स्रोतों को जोड़ा जाता है। यह दवाओं जैसे इंसुलिन, टीकों और क्या होता है फसलों को संशोधित करने में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से और भी लिखना चाहिए, निबंध लिखना है, बड़ा लिखना है, लगभग 2-3 पेज में लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप लोग को स्वयं से जरूर तैयार कर लीजिएगा। यही आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर था, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि आप लोग को संपूर्ण तरीके से हम बता दें और आप लोग को समझा दें। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो आप लोगों के लिए यही काम रहेगा कि इस वीडियो को क्लास 12 के यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक सेंड कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक, ठीक। चलिए आप लोगों से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।